हाँ, देखिए आज हम तुमको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के बहुविकल्पीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि पिछले परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें बार बार देखना और इन्हें याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। देखिएगा, इसमें वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या फिर याद है कि न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो तुम्हारा इसमें जो आंसर सही है वो कौन नंबर का सही है? ए नंबर का सही है। क्यों? ये ए नंबर का, इसे देखना, ये ए नंबर का तुम्हारा आंसर सही है। आगे देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अब ये बताना तुम्हें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे ये है न्यूटन प्रति मीटर होता है, कि कूलाम प्रति न्यूटन होता है, कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या जूल प्रति न्यूटन होता है। तो इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन सही है वो कौन नंबर का सही है? ये सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है। अब देखिए तुम्हारा प्रश्न नंबर तीसरा है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ये देखो, एक्स किरणों को, या न्यूट्रॉनों को, या अल्फा कणों को, या गामा किरणों को। तो इसमें तुम्हारा जो उत्तर सही है वो सी नंबर का सही है। कौन नंबर का सही है? सी नंबर का सही है। आगे देखिएगा, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। धन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, या बी नंबर देखिए क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 एल स्क्वायर होगा, या क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 होगा, या 6 क्यू एल स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। तो तुम्हारा जो ऑप्शन है ये भी तुम्हारा कौन सही है? सी नंबर का सही है। ठीक है, ये सी नंबर का ये वाला। ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, R2 का स्क्वायर अनुपात R1 का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, R1 अनुपात R2 होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए 1:1 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी ही सही होगा। ठीक, इसका ये सही है। अगला देखिए नंबर 6वां, वैद्युत विभव का मात्रक है। क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, जूल प्रति कूलाम होगा ना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, जूल कूलाम होगा, या ऑप्शन नंबर सी देखिए, कूलाम प्रति जूल होगा, या ऑप्शन नंबर डी देखिए, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सही होगा? ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अब देखिए अगले उसमें देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न नंबर 7वां है। देखिएगा, एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 जूल होती है। ऑप्शन नंबर बी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी है कि 1 अर्ग होती है। ऑप्शन नंबर डी की 1 वाट होती है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने वाले इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑप्शन तुम्हारा राइट है। अगला देखिए 8वें नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है।
देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 2 गुणित 10 की घात -18 जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए कि 1.5 गुणित 10 की घात -19 जूल होता है। या ऑप्शन नंबर सी देखिए 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल होता है। या ऑप्शन नंबर डी देखिए 2.4 गुणित 10 की घात -19 जूल होता है। तो इसमें देखिएगा इसमें तुम्हारा कौन सही होगा, तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 9वां देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबत प्रवेश करता है, इसका गमन पथ होगा। देखिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में देखो इसका वृत्ताकार होगा। या ऑप्शन नंबर बी देखो दीर्घ वृत्ताकार होगा। ऑप्शन नंबर सी देखो कि कुंडलिनीय होगा। या नंबर डी में देखिएगा परवलयाकार होगा। तो इसमें जो तुम्हारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही होगा। ठीक है। नंबर देखिए 10वां, देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर डी है कि न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसमें देखिएगा तुम्हारा कौन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा तुम्हारा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है ना, जूल प्रति कूलाम होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से जे, ठीक, नंबर जो है 11वां देखो, विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम मीटर होता है। या ऑप्शन नंबर बी देखो ओम मीटर इनवर्स होता है। या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। या डी देखो ओम इनवर्स मीटर होता है। तो इसमें देखना, तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका यही आंसर सही है। इसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए देखो वेबर प्रति मीटर। या ऑप्शन नंबर बी देखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी देखो वेबर। ऑप्शन नंबर डी देखो वेबर मीटर। तो इसमें देखिए इसमें कौन सही होगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये वाला, ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा एकदम राइट है। आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखना μ0 एप्सिलॉन 0 की पावर -(1/2) का मान है। देखिए इसमें इसका मान कितना है, देखिएगा ये में ऑप्शन दिया गया 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। या 3 × 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। या गा में देखिए 3 × 10⁹ सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। गा में देखिए 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो ख नंबर दिया गया है, ये तुम्हारा ये वाला तुम्हारा राइट है, यही तुम्हारा सही आंसर है। ठीक है ना। अब अगला देखिए, देखिए ये 14वें नंबर का क्वेश्चन आया तुम्हारा। इसमें देना ध्यान। देखो ये क्या है, इसमें लिखा है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर प्रवेश करता है, तो कण का पथ होगा, क्या होगा, कि इसका वृत्ताकार होगा कि कुंडलिनीय होगा। ऑप्शन सी है दीर्घ वृत्ताकार होगा। या ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है सरल रेखी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी राइट हो जाएगा, कुंडलिनीय होता है। मतलब कैसा होता है, कुंडलिनीय होता है। ठीक है ना, इस बात में ध्यान देना। अब देखिए ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी देखिएगा इसको, ठीक है, देखो ध्यान से, जी दिया 15वां दिया गया कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, कैसा होगा, ऑप्शन नंबर ए देखो दीर्घ वृत्तीय होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो कि वृत्ताकार होगा।
ऑप्शन नंबर डी देखो कि परवलयाकार होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए कि रेखीय होगा। ठीक है ना। ये देखो कैसा प्रवेश करता है, यहाँ पे लंबवत जा रहा है, यहाँ पे लंबवत। जब ये लंबवत प्रवेश करता है तो इसका मार्ग जो होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। इस बात में ध्यान रखना। ठीक है ना। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत आया है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। नंबर 16 देखिएगा ध्यान से। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। या ऑप्शन नंबर सी देखिए केवल दोनों, मतलब ए तथा बी। और ऑप्शन नंबर डी भी देखिए कि इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम्हें बताना है कि जो गतिशील आवेश होता है वो कौन कौन चीज उत्पन्न कर। देखो ये गतिशील जो आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब इसका जो राइट आंसर हो गया वो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये तुम्हारा आंसर राइट है। ठीक है ना। अब देखिए ये 17वें नंबर क्वेश्चन, ये 17वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखना, अंडर रूट म्यू 0/ε0 का मात्रक है। ये मात्रक बहुत बार आया है, इसे देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया न्यूटन प्रति कूलाम होता है। या ऑप्शन नंबर बी में देखो कूलाम होता है। या ऑप्शन नंबर सी में देखो हेनरी होता है। या ऑप्शन नंबर डी में देखो या फेरर होता है। तो ये बात तुम्हें देखना है कि इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है। ये मात्रक के बारे में पूछा गया है कि म्यू 0/ε0 का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है ना। अब आ जाओ अगले से में देखिएगा। एक समान, ये देखिए 18वें नंबर का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग v से चलता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। तो ये देखना कि इलेक्ट्रॉन पर कितना बल होगा। ऑप्शन नंबर ए देखो EV होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो कि EV/B होगा। ऑप्शन नंबर सी देखो कि 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए कि BV/E होगा। तो इसमें जो देखिए जो कुछ राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। ये होता है, इसे तुम्हें विशेष का ध्यान देना है। आगे देखिएगा, अब हम क्वेश्चन नंबर किस में आ रहे हैं, 19वें नंबर में। ठीक है ना। इसे बहुत, इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखते चलो, बहुत ढंग से देखिएगा। हमने पूरे फिजिक्स के पूरे ही यानी प्रश्न जो आए हैं परीक्षा में पूरे एक साथ ले लिए हैं सब। देखना 19 नंबर क्या कह रहा है कि L मीटर लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है तथा I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा, देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है देखो IL²/4 होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए IL²/2 होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए πIL² होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए कि इसमें IL होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो ए दिया गया है ये एकदम राइट है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, ये आ गया नंबर तुम्हारा कौन सा, 20वां। L लंबाई के एक स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण M है। इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है। नया चुंबकीय आघूर्ण है, ये बताना है कि कौन सा होगा। देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो कैपिटल M है। ऑप्शन नंबर बी है कैपिटल M गुणित 2L हो गया। ऑप्शन नंबर सी है तो M/L हो गया। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है जो 2M/π। तो इन चारों में से तुम्हारा राइट उत्तर है कौन, नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखना। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति अथवा नमन कोण का मान है। इसे ध्यान से देखो। देखो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति अथवा नमन कोण का मान है।
कितना होगा, 30 अंश होता है, कि ये 45 अंश होता है, कि ये 90 अंश होता है, कि ये तुम्हारा 0 अंश होता है। तो देखिएगा इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नति अथवा नमन कोण जो होता है वो तुम्हारा कितने अंश होता है, 90 अंश होता है। इसके बाद देखिए आगे, लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर जिसे कहते हैं वो होती है। देखो कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए देखो <1 होती है। ऑप्शन नंबर बी देखो कि =1 होती है। ऑप्शन नंबर सी देखो कि >1 होती है। और डी में देखो कि 0 होती है। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो सी ही राइट है, जो >1 यही होती है लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता। चलिए आगे आ जाइएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए, डोमेन किस पदार्थ के बने होते हैं, डोमेन किस पदार्थ के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि ये होता प्रतीय चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, और नंबर बी दिया गया कि लौह चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, और जो ऑप्शन नंबर सी है अनुचुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है कि उपर्युक्त सभी। तो ये जो होते हैं डोमेन जो होते हैं जो किस पदार्थ के बने होते हैं, तो डोमेन जो तुम्हारे जो होते हैं ये डोमेन बने होते हैं ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये लौह चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। काय के बने होते हैं, ये लौह चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया तुम्हारा 24वां। इसे देखिएगा ध्यान से। लिखा है कि वैद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे उचित धातु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर बी है स्टील, और ऑप्शन नंबर सी है तांबा, और ऑप्शन नंबर डी है निकल। तो इसमें देखने हैं कि ये लौह चुंबक अगर बनाने के लिए सबसे अच्छी धातु कौन होती है, तो ये तुम्हारी जो निकल जो है ये तुम्हारा ऑप्शन सही है, यही होती है। ठीक है ना। चलो आइए आगे देखिए क्वेश्चन में। यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.999 है तो इसकी प्रकृति है। अब बताना, ऑप्शन नंबर ए है अनुचुंबकीय होगी, ऑप्शन नंबर बी है कि प्रतिचुंबकीय होगी, ऑप्शन नंबर सी है कि लौह चुंबकीय होगी, ऑप्शन नंबर डी है कि अनुचुंबकीय होगी। तो ये तुम्हें देखना है, तो ये तुम्हारी कैसी होगी, ये प्रतिचुंबकीय होगी। कैसी होगी, ये प्रतीय चुंबकीय होगी। इसे तुम्हें ठीक ध्यान देना है। इसके बाद अगले में देखो, हम अगले क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 26वां देखो। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। ये चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के जो बीच कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है जो बनता है, उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन हो गया नति कोण कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया या तो यानी दिक्पात कोण कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो गया चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, हमारा बी हो गया कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है हम उसे दिक्पात कोण कहते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आया, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो देखिएगा नंबर ए है कि ऊर्जा के, ये ऊर्जा दिया गया है, कि आवेश के, कि यानी द्रव्यमान के, कि ये तुम्हारा हो गया ऑप्शन नंबर डी है संवेग की। तो देखिएगा लेंज का नियम जो है वो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इसे देखो, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है। देखिएगा, यदि कैपिटल आर तथा कैपिटल एल, ये आर और एल हैं, क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो L/R की विमा होगी। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है, देखिएगा कि M0,
L0 t-1 होगी। ऑप्शन नंबर बी देखिए कि M0 L0 t होगी। ऑप्शन नंबर सी देखिए कि M0 L0 कितनी होगी, t होगी। या ऑप्शन नंबर डी देखिए कि ML t-2 होगी। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही है, एकदम राइट है। अब देखिए 28 के बाद हम चल रही किसमें, 29 नंबर में। 29 नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है तुम्हें। लिखा है कि हेनरी प्रति मीटर जो है वो मात्रक है। बताइए यानी किसका मात्रक है, कि विद्युतशीलता का है, कि चुंबकशीलता का है, कि परावैद्युतांक का है, कि स्वाप्रेरकत्व का है। तो देखिए ये जो मात्रक होता है ये चुंबकशीलता का, ये मात्रक आएगा चुंबकशीलता का है। इस बात में तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए डी नंबर। देखो ये तुम्हारा जो डी नंबर है, देखिए इसे ध्यान से कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, ठीक है ना। नंबर ए है इसमें, यानी कह रहा है कि भ्रमण धाराएं। ऑप्शन नंबर बी है कि डिस्ट धारा, कि ऑप्शन नंबर सी है कि प्रत्यावर्ती धारा, या ऑप्शन नंबर डी है कि प्रेरित धारा। तो इसमें जो संभव नहीं है वो तुम्हारी कौन सी नहीं है, डिस्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा एकदम की राइट है, ठीक है। नंबर 31 में आ जाओ। दोलन करने वाले एलसी परपथ की आवृत्ति है, ठीक है ना। वो आवृत्ति कितनी है, ऑप्शन नंबर ए देखो 2π√LC होगी, कि 1/2π√LC होगी। या ऑप्शन नंबर सी देखो 1/2π√1/LC होगी, कि डी है कि 2π√1/LC होगी। तो इसमें देखना है, तो इसमें तुम्हारा जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। 1/2π√1/LC। चलो आगे आ जाओ। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, ध्यान देखना। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो ध्वनि तरंगें, ऑप्शन नंबर बी देखो ऊष्मा तरंगें, ऑप्शन नंबर सी देखो जल तरंगें, ऑप्शन नंबर डी देखो रस्सी में उत्पन्न तरंगें। तो इनमें से तुम्हारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊष्मा तरंगें, ठीक है। अब आगे देखो 33वां। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अल्फा किरणें व बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर बी है कि गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी है कि अवरक्त किरणें, और ऑप्शन नंबर डी है एक्स किरणें। तो इनमें से तुम्हारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरणें व बीटा किरणें, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 34वां आया तुम्हारा प्रश्न, इसे देखिएगा ध्यान से। लिखा है कि 1/μ0ε0 की विमाएं हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है L-T-1, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है L-1T, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है L-2 और T2, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है L2T-2। तो इनमें देखा जाए तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट है, ठीक है, L2T-2। 34 हो गए। देखिएगा 34 के बाद हम पहुंचे जा करके नंबर 35वां में। देखिएगा ये देखिए ध्यान से 35वां है क्वेश्चन नंबर। प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान देना, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की घटना में
निम्नलिखित में से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है तरंग दैर्ध्य नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी है कि आवृत्ति नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी है चाल नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी है कि आयाम नहीं होता। तो इसमें क्या है कि आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है ना, आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी इसकी चाल भी बदल जाती है, इसका वेग भी बदल जाता है, इसकी तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है, इसका आयाम भी बदल जाता है, मगर जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। चलिएगा नंबर देखो अगला, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। अगर स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है। बी हो गया कि 50 सेंटीमीटर पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया कि 100 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया कि अनंत होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत पे होता है। कहाँ पे होता है ये? अनंत पे होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस होता है, जो नेत्र लेंस होता है तो ये नेत्र लेंस कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अपसारी होता है, ऑप्शन नंबर बी है कि अपसारी होता है, ऑप्शन नंबर सी है कि उत्तल व अवतल होता है, ऑप्शन नंबर डी है कि कोई नहीं होता है। तो देखिए जो मानव नेत्र जो होता है, जो नेत्र लेंस होता है वो अपसारी होता है। क्या होता है? वो अपसारी होता है। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद अगले में 38 आगे में, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है कि अवतल लेंस करता है, ऑप्शन नंबर बी है कि अवतल दर्पण करता है, ऑप्शन नंबर सी है कि उत्तल लेंस करता है, ऑप्शन नंबर डी है कि उत्तल दर्पण करता है। तो अगर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तल लेंस का उपयोग करता है। किस लेंस का उपयोग करता है? उत्तल लेंस का उपयोग करता है। अब देखिए इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, कैसे? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा लेंस? इसमें देखिए अवतल लेंस किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है कि अवतल दर्पण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है कि उत्तल लेंस किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है कि उत्तल दर्पण किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस है वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये दोनों कौन कौन? 38 और 39, इन दोनों को विशेष ध्यान करना, ये बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 40वां तो रॉन्ग है। चलो देखिएगा 41 में आ जाओ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा वीडियो थोड़ा ये लंबा होगा लेकिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, सब एकदम की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा नंबर 41 कह रहा है कि साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है कि विवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी है कि व्यतिकरण होगा, ऑप्शन नंबर सी है कि विक्षेपण होगा, ऑप्शन नंबर डी है कि प्रकीर्णन होगा, ठीक है ना। ये देखना है तुम्हें। तो इसके लिए तुमने इसको देखा होगा कि जब साबुन की जो बुलबुले होते हैं अगर वो पानी पे हैं तो पानी हम देखते हैं तो वो हमें रंगीन दिखाई देते हैं। तो रंगीन दिखाई देने का कारण सब यही है कि ये व्यतिकरण की घटना है। काई घटना है ये? व्यतिकरण, मतलब प्रकाश के व्यतिकरण के कारण वे जो साबुन के बुलबुले होते हैं वे हमें कैसे दिखाई देते हैं? वे हमें रंगीन दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है देखिएगा, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लंट कांच का प्रिज्म, ऑप्शन नंबर बी है NaCl का
क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर डी है निकोल प्रिज्म और ऑप्शन नंबर डी है वाई प्रिज्म। तो इनमें से देखिए कि ध्रुवीय प्रकाश अगर उत्पन्न करना है तो इसलिए हम प्रयोग करते हैं किसे, ऑप्शन नंबर सी को। इसको ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ बिल्कुल एकदम की राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा, कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है, ठीक है ना। कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए है व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी है विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुवण और ऑप्शन नंबर डी है कि अपवर्तन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही है। कौन सा सही है, सी, ध्रुवण ही सही है तुम्हारा। देखिएगा अगला, देखिएगा ध्रुवित प्रकाश की कंपन तल तथा ध्रुवण तल के मध्य का कोण है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर है जो 0 अंश का है, कि 45 अंश का है, कि ये 90 अंश का है, कि ये 180 अंश का है। कौन का, कंपन तल और तथा ध्रुवण तल के मध्य जो कोण बनता है वो ऑप्शन नंबर सी है, वो 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। ये देखो नंबर 45वां, यह अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक n वाले पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण, जिसके हम कहते हैं ब्रूस्टर कोण होगा। ऑप्शन नंबर ए है साइन इनवर्स n होगा, tan इनवर्स n होगा, कॉज इनवर्स n होगा, ऑप्शन नंबर डी है tan इनवर्स 1/n होगा। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही है। कौन सा सही है, बी, tan इनवर्स n होगा। अच्छा देखो 45 के बाद अगले में आ जाओ। देखिए 45 के बाद हम चलेंगे 46वां में। देखिएगा इसे ध्यान से देखिएगा, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46वें नंबर में, किसी गतिमान कण के संबद्ध दी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। देखना फिर से, किसी गतिमान कण के संबद्ध दी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है कण के। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी है कि आवेश पर, ऑप्शन नंबर डी है कि वेग पर और ऑप्शन नंबर डी है कि संवेग पर। इनमें से बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस पे निर्भर नहीं करती है, बाकी हर चीज पर निर्भर करती है। किस पे, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है। ऑप्शन नंबर ए है कि बीटा कण होगा, ऑप्शन नंबर बी है यानी प्रोटॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी है यानी अल्फा कण होगा, ऑप्शन नंबर डी है कि न्यूट्रॉन होगा। तो इसमें देखिए जो है वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ए, मतलब बीटा कण, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एच न्यू अपॉन लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एच लैम्डा अपॉन सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी है एच न्यू अपॉन सी है, ऑप्शन नंबर डी है एच अपॉन सी लैम्डा। तो इनमें देखिएगा जो सही सूत्र है वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये डी वाला सही है, ये वाला, ये, ठीक है, ये राइट आंसर है तुम्हारा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें हैं क्या है वे। ऑप्शन नंबर ए देखिए गतिमान इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी देखिए गतिमान धनात्मक आयन, ऑप्शन नंबर सी देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं,
ऑप्शन नंबर डी देखिए गतिमान ऋणात्मक आयन। तो इनमें से जो एक्स किरणें होती हैं वो ऑप्शन नंबर डी है सही, एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50वां है, नाभिकीय बल है। देखिएगा नाभिकीय बल कैसा है, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया विनिमय बल है, ऑप्शन नंबर सी है कि चुंबकीय बल है, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया वो स्थितिज वैद्युत बल है। तो इनमें से तुम्हें देखना है कि नाभिकीय बल तुम्हारा कैसा बल है, वो विनिमय बल है। कैसा है? विनिमय। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। अगला देखो 51 नंबर है, नाभिकीय बल की प्रकृति है। जो नाभिकीय बल है उस नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमने दिया है वैद्युतीय होती है, नंबर बी है चुंबकीय है, नंबर सी है कि गुरुत्वीय है, ऑप्शन नंबर डी है कि कोई नहीं। तो देखिए जो नाभिकीय बल होता है इसकी कोई भी प्रकृति नहीं होती, ना तो ये वैद्युतीय होता है, ना ये चुंबकीय होता है, ना ये गुरुत्वीय होता है, ये कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एकदम राइट, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये कुछ नहीं होता। 51 के बाद देखिए 52 नंबर में आ जाओ। देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान से भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वे कहलाते हैं। ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना कि एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वे कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखो कि समस्थानिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखो समभारी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी देखो कि समभारिक कहलाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा है वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगले में आ जाओ, प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान है। जो प्रकाश तरंगें होती हैं उनकी प्रकृति किनके समान है, मतलब कैथोड किरणों के हैं कि बीटा कणों के हैं कि गामा किरणों के हैं कि अल्फा कणों के हैं। इनमें तुम्हें बताने की जो प्रकाश तरंगों की प्रकृति किनके समान है, तो प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो गामा किरणों के समान है। कैसे? गामा किरणों के समान होती है इसकी प्रकृति। अगला देखिएगा, वह कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर ए देखो अल्फा कण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी देखो कि न्यूटन होता है, नंबर सी देखो कि पॉजिट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर डी देखो कि प्रोटॉन होता है। कौन होता है, में न्यूट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है कि अल्फा कण होता है कि पॉजिट्रॉन होता है ना। तो ये इसमें कौन सा होता है, तो इसमें जो होता है वो अल्फा कण होता है। कौन सा कण होता है, वो अल्फा, इसे ध्यान रखना, ठीक। अल्फा कण तुम्हारा राइट आंसर है। इसमें आ जाओ, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव है, ठीक है ना। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी की एंटीमनी, ऑप्शन नंबर सी देखो एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, इस बात पे ध्यान देना है कि अगर पी टाइप का अगर अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में हम यानी कि क्या मिलाएंगे। देखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो गया। कैसा हो गया, एकदम राइट हो गया। अगला देखिएगा, अगला देखिए 56 नंबर का, एन टाइप के अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है, ठीक है ना, कि ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में कि प्रोटॉन होते हैं, नंबर सी में देखो कोटर होते हैं, और नंबर डी में देखो कि पॉजिट्रॉन होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं, देखिएगा कि एन टाइप के लिए, तो एन टाइप अर्धचालक में जो वैद्युत चालन का जो कारण है वो क्या होते हैं,
कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। कौन चलते हैं? इलेक्ट्रॉन। देखो अर्धचालक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता एन टाइप अर्धचालक, एक होता पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक में जो वैद्युत चालन का जो काम करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन करते हैं, और जो पी टाइप अर्धचालक होता है उसमें जो वैद्युत चालन का जो कार्य करते हैं वो कौन होता? कोटर होता, कोटर। इस बात में ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, देखो यहाँ लिखा है पी एन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। पी एन संधि डायोड की जो अवक्षय परत होती है उसमें क्या होते हैं? उसमें कि केवल कोटर होते हैं, कि केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि केवल इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं, कि ना इलेक्ट्रॉन और ना कोटर होते हैं। देखिएगा जब पी एन संधि में अवक्षय परत बनती है तो कहते हैं कि वह स्थान जहां ना तो इलेक्ट्रॉन आए और ना ही यानी कोटर आए तो वह हमारी अवक्षय परत कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही क्या कोटर होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर तुम्हारा सही है। यही हमारा कहलाते हैं पी एन संधि डायोड की अवक्षय परत। अब देखिए अगला 57 के बाद देखिए 58, देखिए ध्यान से लिखा है कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। अर्धचालक हमने बताए थे, अर्धचालक जो होते हैं इसका नाम है सिलिकॉन, जर्मेनियम है, कार्बन भी होता है। तो इसमें क्या होता है, पूछते हैं कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। तो अर्धचालकों में तो वैद्युत चालन होता है वो यानी किससे होता है? कोटरों से होता है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों से होता है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों दोनों से होता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ना तो कोटरों से होता है और ना वो इलेक्ट्रॉनों से होता है। तो इसलिए देखिएगा अर्धचालक जो होते हैं तो इनमें जो वैद्युत का चालन वो दोनों प्रकार से होता है, मतलब कोटरों से भी होता है और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनों से भी होता है। तो इसलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम ही राइट है। ठीक, अब आ जा ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो देखो ये देखिएगा कि ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक समान पदार्थ है। यानी ट्रांजिस्टर जो बनाए जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ट्रांजिस्टर की रचना करने के लिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए जैसे यहाँ हो गया तांबा, ऑप्शन नंबर बी हो गया सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी हो गया तुम्हारा एबोनाइट, और ऑप्शन नंबर डी हो गया तुम्हारा कौन सा? चांदी। तो इनमें कौन सा है? तो देखिएगा इसमें जो है वो बी, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ये ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त जो पदार्थ है सर्वाधिक वो कौन है? सिलिकॉन है। नंबर अगला देखो, इसमें लिखा है कि परम शून्य ताप पर, लिखा है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। कौन ताप पर? परम शून्य ताप पर। कहता है कि पूर्ण चालक की भांति। नंबर बी कहता है कि पूर्ण अचालक की भांति। नंबर सी कहता है कि अर्धचालक की भांति। और नंबर डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये बात ध्यान देना है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? वो पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिएगा अगला देखिए क्वेश्चन, सिलिकॉन डायोड में संधि विभव का मान होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 0.2 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 0.4 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि 0.3 वोल्ट है। ऑप्शन नंबर डी है 0.6 वोल्ट। तो जो सिलिकॉन में होता है ऑप्शन नंबर डी सही है, 0.6 वोल्ट होता है। आगे देखिएगा, एंड गेट में उच्च वन निर्गत प्राप्त करने के लिए निवेशी ए व बी होने चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखिएगा जैसे ऑप्शन नंबर ए है ए बराबर 0, बी बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी है ए बराबर 1, बी बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए बराबर 0 तो बी बराबर 1। और ऑप्शन नंबर जो डी है
वो ए बराबर 1 की बी बराबर 1। तो देखिएगा जो एंड गेट में उच्च वन निर्गत प्राप्त करने के लिए जो निवेशी ए बी होनी चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी है। मतलब ए का मान 1 होना चाहिए, बी का बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब देखिएगा अगला, दो निवेश ए तथा बी वाले और गेट का निर्गत शून्य होने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए की ए बराबर 0 की बी बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ए बराबर 1 कॉमा बी बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी है जो कह रहा है कि ए बराबर 0 की बी बराबर 1। और डी जो है ए बराबर 1 और बी बराबर 1। तो इन चारों में देखिए कि दो निर्गत अगर ए तथा बी वाले और गेट का निर्गत शून्य होने के लिए आवश्यक है कि ए का मान हमारे पास 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसे ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है ना, देखिएगा अगले, देखिएगा वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन हमने पूरे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए। हमने वो सारे प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे ध्यान से देखना और इस वीडियो को बार बार देखना। ये तुम्हें 100% पक्का फंसेंगे। ये देखो अगला, देखो 64 नंबर का, दिया गया लॉजिक प्रतीक निरूपित करता है। दिया गया लॉजिक प्रतीक निरूपित करता है। ये जो दिया गया है ये, इसे देखना है। ये जो लॉजिक दिया गया है ये देखो, वैसे लॉजिक गेट जो गेट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंड गेट, और गेट, एक होता है नॉट गेट। ठीक है, तो इन तीनों गेटन के बारे में हम तुम्हें यानी बता रहे हैं। ठीक है ना, देखो नंबर 1 है एंड गेट, या ऑप्शन नंबर बी कहता है कि और गेट, नंबर सी कहता है कि नॉर गेट, और नंबर डी कहता है कि नॉट गेट। तो ये जो चिन्ह बना ये वाला, ये चिन्ह पूछा गया कि ये यानी किस गेट का प्रतीक है। ये तुम्हारा एंड गेट का प्रतीक है। किस गेट का प्रतीक है? ये नॉट गेट का। किस गेट का? ये नॉट गेट का प्रतीक है, इसे ध्यान रखना। फिर देखिए आगे पैसा में, दिया गया लॉजिक प्रतीक निरूपित करता है। जो ये अब देखिए इसके लिए ये जो दिया गया ये वाला ये देखो यानी किसका, ये ऑप्शन नंबर ए में है कि एंड गेट का है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि नॉर गेट का है, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि और गेट का है, और नंबर डी कहता है कि नॉट गेट का है। तो ये प्रतीक जो दिया गया किस गेट का है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है जी, और गेट का है। मतलब किसका है जी? और गेट का है। इसके बाद देखिए अगला, दिया गया लॉजिक प्रतीक निरूपित करता है। अब अगले देखिए ये वाला देखिए, ये जो दिया गया है ये बताइए किस गेट का है, और गेट का है कि एंड गेट का है कि नॉट गेट का है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है एंड गेट, ऑप्शन नंबर बी है और गेट, ऑप्शन नंबर सी है नॉट गेट, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रतीक दिया गया है, लॉजिक प्रतीक दिया गया है, ये तुम्हारा लॉजिक प्रतीक जो है ये ऑप्शन नंबर कितने का है? ये ए का है। मतलब ये एंड गेट का प्रतीक दिया गया। अभी हमने बताया कि गेट जो होते कितने प्रकार के। इससे क्वेश्चन जो है, इससे क्वेश्चन पक्का बनता है, ये पक्का आता है ये क्वेश्चन, इससे 100% बनेगा। ये क्वेश्चन तो बनता ही है तुम्हें। ठीक है, या तो विकल्प से बनेगा, अगर विकल्प से नहीं बना तो वहां से बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस बात में ध्यान करने। देखो, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए देखो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी देखो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी देखो 0 हो गया, ऑप्शन नंबर डी देखो कि ये तुम्हारा ई वेक्टर क्रॉस की पी वेक्टर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो है ये बी सही है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा। कौन सा? बल आघूर्ण। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अब देखेंगे हम अगला, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी? वैसे हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ये इतना इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया
जाता है। तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देखो 6.25 गुणित 10⁻17 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखो कि 6.25 गुणित 10⁻18 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि 6.25 गुणित 10⁻19 होता है। या ऑप्शन नंबर डी देखो कि 1.6 गुणित 10⁻19 होता है। तो इसमें क्या है कि 1 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही है, और ये होता है 6.25 गुणित 10⁻18। ठीक है ना। आगे आ जाओ। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत नियतांक के हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 0 हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि 0.7 हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो 3 कह रहा है कि -3 होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 6 होगा। तो देखिएगा किसी विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युत नियतांक के होता है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। कितना होता है? जे वाला जे, ऑप्शन नंबर डी ये सही है ये। ठीक, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। अगला देखिए नंबर लास्ट है। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होती है। ठीक है ना। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होगी। अब कैसी होगी? अपसारी होगी, अपसारी होगी। ऑप्शन बी में हो गया कि अपसारी होगी। ऑप्शन नंबर सी में हो गया कि समांतर होगी। ऑप्शन नंबर डी में हो गया कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की जो प्रकृति होगी वो अपसारी होगी। कैसी होगी? वो अपसारी होगी। ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, ये बात अपसारी होगी। ठीक है ना। ये हमने तुम्हें क्वेश्चन बताए। ये आर टू आर पूरे कितने क्वेश्चन हुए? ये क्वेश्चन हुए 70। ये 70 क्वेश्चन हमने जो तुम्हारे पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं वही सब हमने एक एक करके चुन चुन करके लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको तुम बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को बार बार देखना और इसे तुम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। हमने बहुत ही मेहनत से इन क्वेश्चनों को तुम्हारे लिए बनाया है। इसे याद रखना और याद करना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और देख लेना। जैसे हम बताते हैं कि हमारे जो मूल कण होते वे कितने होते? 3 होते हैं। मूल कण कितने होते? 3 होते हैं। कैसे? जैसे एक बताया जैसे हमने कि जैसे एक हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता है ऋण का, ये तुम जानते हो। ठीक, प्रोटॉन पर होता है धन का आवेश और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। ठीक है। एक तुम्हें और इसमें देखने के लिए मिला होगा पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन जो होता है, तो पॉजिट्रॉन की जो खोज की गई थी, देखो तुमको इलेक्ट्रॉन की खोज तो पता होगी, नहीं पता होगी? अगर नहीं पता है तो एक देखिएगा यहाँ पे हम तुम्हें बताएं। एक होता है ईंट पर नाच, इसे तुम जानते हो? ईंट पर नाच। जी, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। पा से हो गया प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और ना से हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है, तो इनकी तो तुम्हें खोज पता चल गई। लेकिन एक जो चौथा तुम्हें इसमें मिला है वो कण, वो होता है पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन की खोज जो करी थी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और इन्हें बहुत बार बार देखना। और ये सब हमने क्वेश्चन जितने लिए हैं सब हमने बहुत पहले ही बोल दिया है कि ये वो क्वेश्चन लिए हैं जो तुम्हारे
परीक्षाओं में, जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने तुम्हें यहाँ पे लिया है। और इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना और अपनी दोस्तों को भी बताना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ओके, धन्यवाद।